सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा। बच्चों, आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया, कि किस तरह से अनुसंधान के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, किन किन स्टेप्स में से हमको जाना होता है, उन सब की चर्चा हम आज यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले अपन कहेंगे कि भौतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक शोध कुछ अधिक विस्तृत और जटिल है। सामाजिक अनुसंधान में भौतिक विज्ञानों की भांति सामान्यीकरण की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक कार्यविधि का प्रयोग किया जाता है। इस वैज्ञानिक कार्यविधि के अनेक चरण हैं जिनसे होकर शोधकर्ता को गुजरना होता है। इसके लिए एक सुनिश्चित आयोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि हमें जिस तरह से विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं तो व्यस्त क्रमबद्ध ज्ञान की बात हम करते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। ठीक इसी तरह से जब भी हम सामाजिक अनुसंधान का आयोजन करना चाहते हैं या आयोजन करना होता है हमें, तो उसके लिए हमें एक क्रमबद्धता, एक व्यवस्थित ढंग से इसकी शुरुआत करनी होती है। इसका प्रारंभ और अंत दोनों किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं रहे, इस बात का हमें पहले से ध्यान रखना होगा। और इसलिए हम ये कहेंगे एक निश्चित क्रम से एक चरण से दूसरे चरण में और दूसरे चरण से तीसरे चरण में क्रमशः विभिन्न चरणों में से होता हुआ हमें आगे बढ़ना होता है। अगस्ट कॉम्ट ने इसको जो अपन कह रहे हैं कि भाई स्तरों में से गुजरता है, तो अगस्ट कॉम्ट ने इसके 5 चरणों की चर्चा की है। वहीं लुंडबर्ग ने इसके 4 चरण की बात की है और पीवी यंग ने भी 4 चरणों की बात की है। रॉय जी फ्रांसिस ने वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसके 4 चरणों की बात की है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो एक शोधकर्ता अपने शोध के लिए किन किन चरणों से होकर गुजरेगा या किन किन चरणों का प्रयोग करेगा, उसका एक क्रम क्या होगा, यह शोध की प्रकृति पर निर्भर करता है। सुविधा की दृष्टि से सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें करना होगा समस्या का चुनाव। सामाजिक शोध का सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण समस्या का चयन होता है। किसी भी विषय में चिंता तब होती है जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या हो। जब तक समस्या नहीं होगी तो चिंता नहीं होगी। इसी तरह से हर विचार या समस्या शोध का विषय नहीं बनता, लेकिन अतः समस्या का चयन करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। विषय से संबंधित आवश्यक तथ्य तभी उपलब्ध होंगे, अन्यथा समस्या का समाधान या समस्या के बारे में हम आगे जा नहीं सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी अनुसंधान का कार्य करने से पहले समस्या से संबंधित साहित्य जो है उसका अध्ययन करना होगा, उस साहित्य को देखना होगा, समझना होगा, उस समस्या पर पूर्व में लोगों ने कितने अध्ययन किए हैं और इसके साथ ही साथ क्या अध्ययन हो सकता है हुआ भी हो और हो सकता है अध्ययन उस समस्या पर ना भी हुआ, क्योंकि समस्या उस समय उत्पन्न हुई हो जिस समय हम अध्ययन करने की सोच रहे हो या पहले भी समस्या आ सकती है। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान देना होगा कि आज से पहले जब हम अनुसंधान का आयोजन कर रहे हैं, इससे पहले क्या कभी ये समस्या आई, और आई तो इसका अध्ययन किसने किया, उसका समाधान क्या निकला, और अगर नहीं आई तो हम इसके बारे में जो है क्या क्या जानकारी कहीं कहीं से जुटा सकते हैं, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। दोषपूर्ण समस्या के चयन से श्रम व साधन दोनों का अपव्यय होता है। इसलिए योग्य व अनुभवी सर्वेक्षणकर्ता सर्वप्रथम समस्या का विधिवत चयन करता है। और पीवी यंग ने कहा कि किसी भी सामाजिक अनुसंधान को करते समय हमें समस्याओं का चयन करते समय जो मुख्य बातें ध्यान रखनी होती हैं वो इस प्रकार हैं। पहला उन्होंने कहा कि समस्या का विषय इस प्रकार का हो जिसको समझने की योग्यता शोधकर्ता में हो एवं जिससे संबंधित शोध एवं निश्चित अवधि में शोध जो है एक निश्चित अवधि में पूरा किया जा सके। सेकंड है, अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित यदि कोई अन्य शोध उपलब्ध हो या नहीं हो तो विषय का क्षेत्र व्यापक नहीं रखा जाना चाहिए। तीसरा है, उपलब्ध प्रविष्टियों की सहायता से विषय का अध्ययन किया जा सकता है अथवा नहीं, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट,
उस समस्या के चयन से सामाजिक शोध करने पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं अथवा नहीं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अध्ययन करते समय, विषय का चयन करते समय सर्वेक्षणकर्ता के ज्ञान, रुचि एवं जिज्ञासा, जागरूकता आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा जो स्टेप है वो है संबंधित साहित्य का अध्ययन। जैसे ही हम समस्या का चयन कर लेते हैं कि हमें इस विषय पर अध्ययन करना है, तो उसका दूसरा महत्वपूर्ण चरण होगा उस विषय या उस समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन। विषय पर उपलब्ध साहित्य का विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन शोध कार्य को आसान बना देता है। इसलिए विषय से संबंधित लेख, पुस्तकें, पत्र, प्रतिवेदन आदि का पठन पाठन शोधकर्ता के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरा स्टेप है इकाइयों का निर्धारण। जब हम समस्या का चयन कर लेंगे, जब उपलब्ध जो साहित्य है इसके बारे में उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण जो अनुसंधान से संबंधित इकाइयों का निर्धारण एवं उन्हें परिभाषित करना महत्वपूर्ण तथ्य कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। इकाई का अर्थ है एकल सामाजिक स्थिति अथवा प्रघटना जिसे कि संपूर्ण रूप में देखा जाता है। इकाइयों का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि ये अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हों तथा संपूर्ण समग्र की विशिष्ट प्रकृति की अनुरूपता के अनुसार चयनित हो। अस्पष्ट, अमान्यीकृत, अप्रतिनिधित्वपूर्ण तथा संदर्भ की प्रकृति, संदर्भ के बाहर इकाइयाँ अध्ययन की उपलब्धियों से को अप्रामाणिक और अवैध बना सकती है। अतः इस बात को विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अध्ययन इकाइयों का चयन करें तो इकाई विशिष्ट तथा निश्चित होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, इस प्रकार की इकाइयों जिसे उचित तरीके से ज्ञात किया जा सके। तीसरा, इकाई में एकरूपता अथवा समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इकाई में स्थायित्व होना चाहिए। और लास्ट है इकाई ऐसी हो जो अनुसंधान के लिए उपयुक्त हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकल्पना का निर्माण। जब समस्या का चयन हो गया, इकाइयों का निर्धारण हो गया, उसके बाद हमें करना होगा प्राकल्पना का निर्माण। प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान समस्या के अध्ययन के लिए किसी प्रस्तावना अथवा कथन को आधार मानता है जो अनुसंधानकर्ता को अध्ययन सामग्री एकत्र करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जिस तरह से हम कहीं पर जाते हैं तो रोड मैप हमें दर्शाता है, इंगित करता है, रोड मैप पे इंगित किया जाता है कि हमें अमुक स्थान पर जाना है तो कौन से रास्ते का चयन करना चाहिए। ठीक उसी तरह से प्राकल्पना अध्ययनकर्ता की, अनुसंधानकर्ता की राह प्रशस्त करती रहती है। इन आधारों पर जब अनुसंधानकर्ता किसी अध्ययन या परीक्षण के लिए कारण प्रभाव संबंधों पर आधारित कथनों को आधार बनाता है तो इसे कहा जाता है प्राकल्पना। तो प्राकल्पना एक कच्चा सिद्धांत होता है जिसे अनुसंधानकर्ता, सामाजिक अनुसंधानकर्ता जांच करता है और सही होने पर वो सिद्धांत का निर्माण करता है। ये सही भी हो सकती है प्राकल्पना और गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। शोधकर्ता के लिए शोध का क्षेत्र का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है जिससे तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तरीके से सुनियोजित किया जा सके, संकलित किया जा सके। अतः शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता को शोध का क्षेत्र का सुनियोजित एवं सुनिश्चित तरीके से निर्माण कर लेना चाहिए जिससे क्षेत्रीय कार्य में लगे शोधकर्ता का ध्यान क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहे, इधर उधर ना भटके। इसलिए अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। अध्ययन का क्षेत्र आकार लघु अथवा दीर्घ दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन यदि अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होता है तो उचित निदर्शन के माध्यम से इकाइयों का चयन कर लिया जाए और अगर छोटा है तो उपयोगी निष्कर्ष स्वतः ही निकल जाएंगे। नेक्स्ट है सूचनादाताओं का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण के उपरांत सूचनादाताओं का चयन किया जाता है। एक शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र से संबंधित सभी इकाइयों से संपर्क कर तथ्य एकत्रित करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। अतः अध्ययन के लिए निदर्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
इस विधि के आधार पर समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है और इन इकाइयों का चयन शोधकर्ता निदर्शन विधि के माध्यम से करता है, जिससे सूचनादाताओं का चयन वस्तुनिष्ठ तरीके से बिना किसी अभिनति के, बिना किसी पक्षपात की आशंका के हो सके। नेक्स्ट है सूचना के स्रोतों का निर्धारण। जब ये सारे सोपान पूरे हो जाए उसके बाद हमें शोधकर्ता को उन स्रोतों का पता लगाना चाहिए जहाँ से आवश्यक सूचनाएं संकलित की जा सकती है। सूचना के स्रोत दो तरह के हो सकते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जहाँ पर अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर तथ्यों का संकलन करता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र में वे जहाँ पहले से ही पूर्व में किसी अन्य के द्वारा संकलित किए गए तथ्यों को अध्ययन में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं, जैसे जनगणना की रिपोर्ट है, गैजेटियर है, पांडुलिपि है, ये सारे द्वितीयक स्रोत हैं। इनके माध्यम से हम इनमें दी गई सूचनाओं को अपने अध्ययन में यथास्थान उपयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है उपकरणों तथा प्रविधियों का निर्धारण। सूचना प्राप्ति के स्रोतों से विदित हो जाने के पश्चात शोध के अध्ययन के लिए उपकरण व टेक्निक्स का चयन करना भी आवश्यक होता है। उपकरण व प्रविधियाँ श्रेष्ठ व उच्च स्तर के होंगे तो जो तथ्य संकलित किए जाएंगे वो उतने शुद्ध और विश्वसनीय होंगे। अनुसूची अथवा प्रश्नावली का प्रयोग सूचना प्राप्ति के लिए करना तो अनुसंधानकर्ता को न केवल उसका उपयुक्त निर्माण करना होगा बल्कि स्पष्ट भी करना होगा कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। इसी प्रकार से साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका का प्रयोग शोध उपकरण के रूप में किया जा सकेगा। तो इस तरह से अपन ये वाली बात कहेंगे कि उपकरणों तथा प्रविधियों का निर्धारण भी इसमें किया जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी की जो चरण है, जो स्टेप्स हैं, उसको हम कल करेंगे और कल आप पढ़कर भी आना ताकि जो चीज़ें नहीं समझ आई है, जो शब्द आपको समझ नहीं आ रहे हैं, उनको हम फिर से कर पाएँ। ओके, बाय, थैंक यू।